आपने हम सबके लिए क्या कुछ नहीं किया है। सबकी खुशियों का आपने कितना ख्याल रखा है, लेकिन देखिए ना, आज हम सब मिलकर भी आपकी खुशियों का ध्यान न रख पाए भाभी। मत रोइए दीदी, मत रोइए। कहते हैं ना, रहने दीजिए ना बाबूजी। अगर इन्होंने फैसला कर लिया है तो आप कुछ मत कहिए। ये जो करना चाहते हैं इन्हें करने दीजिए। समीर, मेरी बात मान बेटा, ऐसा मत कर बेटा। बाबूजी, मैंने कहा ना कि मैंने फैसला कर लिया है। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? देख समीर, शादी ब्याह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद ना जिंदगी की गाड़ी किसी एक के फैसले से नहीं चलती। बाबूजी, देखिए, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए प्लीज। मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया। इससे तो अच्छा था समीर कि मैं तुझे अनपढ़ ही रख देता। अगर तू अनपढ़ ही रहता ना तो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझ पाता, इस तरह के अनाप शनाप फैसले नहीं लिया होता। शायद ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की वजह से ना तेरा दिमाग फिर गया है। बाबूजी, रहने दीजिए ना, जाने दीजिए इन्हें। इस तरह इनके ऊपर दबाव बनाकर मैं इन्हें यहाँ नहीं रोकना चाहती। नंदिनी, तुम बेकार के ड्रामे मत करो। देखो, मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा हूँ और आज भी मैंने तुम्हें 4 घंटे समझाया है। प्लीज मेरी राह का रोड़ा मत बनो। वैसे भी मुझे देर हो रही है और मेरे फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता। वाह बेटा वाह, क्या खूब कहा तूने। हम तेरे राह के रोड़े बन रहे हैं। अरे कैसा बाप है तू, छी, जो अपने दूध में बेटे को छोड़कर जाना चाहता है। जब तू छोटा था तभी तेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर मैं भी तेरी तरह निर्दयी हो गया होता तो हो गई होती तेरी परवरिश। आज तू पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया होता। बाबूजी, वो आपका फैसला था। मैंने आपको तो नहीं कहा था कि आप मेरे लिए जिए। बाबूजी, मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी बहुत अनमोल है और मैं अपने इस अनमोल जिंदगी को ना किसी के दबाव में आकर नहीं जीना चाहता। अब मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं पहले से करना चाहता था। मैंने आपके दबाव में आकर बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। देखिए जी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आपके जो मन में आता है वो कीजिए, लेकिन प्लीज एक बार दीदी जिया जी को आ जाने दीजिए। आप उनसे मिलकर जाइए। बाबूजी, ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए आपने हमें इस तरह अचानक बुलवाया है? और सामने ये टैक्सी क्यों खड़ी है? और भैया, ये आप दो बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? नैना, तुम्हें तुम्हारी भाभी ने अपनी वकालत करने के लिए बुलाया है ना यहाँ। भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ भैया, बताइए ना, सब लोग घर में इस तरह से परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं राघव, मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है जिससे बाबूजी सहमत नहीं है। कैसा फैसला भैया? राघव, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है मुझे। यहाँ तक मकान, गाड़ी, सब कुछ मिल रहा है मुझे वहाँ। अरे भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। राघव, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ भैया, बताइए ना। मैं भी चाहता था कि ये बात तुम लोगों को भी पता होनी चाहिए। अब मैं अपना जीवन अपनी पसंद से जीना चाहता हूँ, वो भी अपने पसंद के जीवन साथी के साथ। भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सिर्फ सोचने की बात नहीं है ज्योति, मैंने सब कुछ फाइनल कर लिया है। मेरी ऑफिस में काम करती है रिया। मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ और उसी के साथ विदेश में जाकर सेटल होना चाहता हूँ। देख ले ज्योति अपनी आंखों से, सुन ले अपने कानों से अपने भाई की बेशर्मी। बाबूजी, ये मेरा अपना फैसला है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार सोचिए, आपके ऐसा करने के बाद भाभी का क्या होगा? अरे हमारे भतीजे का क्या होगा? देख ज्योति, तू भी मुझे इन लोगों की तरह इमोशनली ब्लैकमेल मत कर। और वैसे भी तेरी भाभी कभी भी मेरी पसंद नहीं थी। तेरी भाभी को तो बस बाबूजी ने मुझ पर थोपा था। बाबूजी के डर के कारण मुझे ये विवाह करना पड़ा, परंतु कब तक मैं इनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटता रहूंगा? नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी, आप रोकिए भैया को। ये हमारी भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे कितनी अच्छी भाभी है हमारी, बिल्कुल माँ की तरह प्यार दिया है भाभी ने हमें। ज्योति, अब तू भी मेरी राह का रोड़ा मत बन, हट जा मेरे सामने से। नहीं भैया, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। हाँ भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक बार भाभी के बारे में सोचिए, इस प्यारे से अपने मासूम बच्चे के बारे में सोचिए भैया। ज्योति, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपने तरीके से जीऊंगा। अब मैं किसी की एक न मानूंगा। भैया, अगर आप भाभी को, अपने प्यारे से बच्चे को और बाबूजी से मुंह मोड़कर अगर यहाँ से चले गए ना, तो फिर सोच लेना कि आपका यह परिवार हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है। फिर कभी जिंदगी में दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ज्योति, हट जा मेरे रास्ते से। वैसे भी मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैंने अब फैसला कर लिया है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। तू हट जा मेरे सामने से। मैं कभी इंडिया लौट कर आऊंगा ही नहीं। अरे भैया, इतना गुरु ठीक नहीं। जिस रुपए के दम पर आप इतना आज उचक रहे हो ना, जिस नौकरी के बलबूते पर उचक रहे हो, भूलो मत वो दिन जब बाबूजी ने अपना पेट काट काट कर, अरे अड़ोस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। देख ज्योति,
तू अपने छोटे से शिक्षिका की नौकरी से संतुष्ट है तो ठीक है, तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, लेकिन मैं अपने इस इंडिया वाली नौकरी से संतुष्ट नहीं था और मुझे इतना सुनहरा मौका मिला है कि मैं विदेश जाकर अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अपने पसंद की जीवन संगनी के साथ अपना जीवन बिता सकता हूँ। फिर मैं ऐसा सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे भी तू जानती है कि विदेश जाने का सपना तो मेरा बचपन का ही था। भैया, गुस्से से तो मैं आपको नहीं मना पाई, नहीं समझा पाई। अब मैं आपको प्यार से मनाना चाहती हूँ, अपने आंसुओं से मनाना चाहती हूँ। ऐसा मत कीजिए भैया, मेरी प्यारी सी भाभी और मेरे भतीजे के साथ ऐसा मत कीजिए भैया, मत कीजिए। हाँ भैया, प्लीज भैया, ज्योति की बात मान लीजिए। ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है। उठो, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट मत करो। भैया भैया मत जाइए भैया, रुक जाइए भैया। बाबूजी बाबूजी कुछ कहिए ना भैया से, कुछ कहिए ना भैया से, वरना बहुत देर हो जाएगी बाबूजी। समीर रुक जा बेटा, एक आखिरी बार मेरी बात सुन, समझ ले। अब क्या है बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं आप? जल्दी कहिए। समीर भूलो मत बेटा, तुम आज जहाँ हो वहाँ पहुँचने में नंदिनी ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया है। उसके प्यार और विश्वास का तुम ये सिला मत दो बेटा। एक बूढ़ा बाप तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि पहले तुम मेरी परवाह ना करो, लेकिन अपने बेटे और पत्नी के बारे में सोचो बेटा। मत करो बेटा, बहुत हाय बद्दुआ लगेगी, मत करो। अरे इस मासूम सी बच्ची को देखो, कहाँ जाएगी ये बेचारी। मत करो बेटा, मत करो। बाबूजी, मैंने कहा ना कि मेरा फैसला अंतिम फैसला है। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने टिकट्स करवा ली है, मैंने सारे अरेंजमेंट करवा लिए हैं, मैंने कंपनी से बात तक कर ली है और मुझे 3 दिन के अंदर वहाँ एनी हाउ पहुँचना है। इसलिए प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए आप लोग। ये क्या किया बेटा तूने? नंदिनी बहू के साथ ठीक नहीं किया बेटा। भाभी भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आपकी खुशियाँ बचा नहीं पाई। मेरी प्यारी भाभी, आपने हम सबके लिए क्या कुछ नहीं किया है, सबकी खुशियों का आपने कितना ख्याल रखा है, लेकिन देखिए ना, आज हम सब मिलकर भी आपकी खुशियों का ध्यान न रख पाए भाभी। मत रोइए दीदी, मत रोइए। कहते हैं ना, नसीब का लिखा कोई नहीं डाल सकता। तुम्हारी भाभी के नसीब में यही लिखा था, सो यही हो गया। आप इसके लिए अपने आप को दोषी मत बताइए। दीदी, वैसे भी मैं किसी की राह का रोड़ा नहीं बनना चाहती। मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि इन्होंने सिर्फ बाबूजी के दबाव में आकर मुझसे शादी की थी। मुझे ये बात पहले मालूम हुई होती दीदी, तो मैं ही शादी के लिए मना कर दी होती, क्योंकि मैं जानती हूँ जिंदगी जबरदस्ती से नहीं जी जा सकती। बोझ को पूरी जिंदगी कोई नहीं ढो सकता। एक न एक दिन हर इंसान उस बोझ से छुटकारा पाना चाहता है। जिस तरह आज तुम्हारे भैया इस बोझ से छुटकारा पाकर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बिताने के लिए विदेश चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे भी माफ करते बेटा, मैंने तेरा बुरा सोचकर अपने बेटे से शादी नहीं कराई थी नंदिनी। मैंने तो तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सादगी देखी और मैंने जैसा सोचा था तुम तो बिल्कुल खरा सोना निकली, लेकिन मेरा ही सोना खोटा था बेटा, और मेरे इस खोटे सोने ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाबूजी, आप लोग अपने आप को दोषी मत बताइए, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अरे मेरी तो तकदीर ही ऐसी है और तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता बाबूजी, और मैं तकदीर पर विश्वास रखती हूँ। नंदिनी बेटा, अब तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के चले जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। नहीं बाबूजी, मैं अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये आपको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे मैं चली गई तो आप किसके सहारे से रहेंगे यहाँ? नंदिनी बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। देख, मेरे अपने खून ने मेरी चिंता नहीं की, और अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है बेटा। जा तू अपने मायके में और वहाँ अपने हिसाब की जिंदगी जी ले बेटा, और रुपए पैसों की चिंता मत करना। मेरे पास जो भी जमा पूंजी है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा बेटा। मुझे बस एक छत की जरूरत है। नहीं बाबूजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपने फर्ज से मुख नहीं मोड़ सकती हूँ। मैं यही रहूंगी और यही रहकर अपने बेटे की परवरिश करूंगी बाबूजी। वैसे भी बाबूजी, आपने जब मुझे पसंद किया था इनके लिए तो कहा था ना कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर इस घर में ला रहा हूँ, और सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अगर बहू नहीं तो बेटी बनकर तो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ ना बाबूजी। सच में भाभी, ना जाने ईश्वर ने तुम्हें कौन सी मिट्टी से बनाया है। लेकिन भाभी, अगर आपके मायके वालों को पता चलेगा कि समीर भैया आपको छोड़कर जा चुके हैं तो आपके मायके वाले तो आपको यहाँ नहीं रहने देंगे ना। नंदोई जी, ये मुझे छोड़कर गए हैं, तलाक देकर नहीं गए हैं। मैं अभी भी इनकी पत्नी हूँ। नहीं बहू, इस घर में दोबारा उस नीच का नाम कोई नहीं लेगा। अब उससे मैंने अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, और जिंदगी में कभी उससे मेरा दोबारा सामना भी मत हो। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। बाबूजी, ये आप नहीं, ये आपका क्रोध बोल रहा है। जैसे भी वो है तो आपके बेटे ना। नहीं भाभी, ना ही वो आप बाबूजी के बेटे और ना ही मेरा भाई है, इसलिए मैं भी अब उनका नाम इस घर में नहीं सुनना चाहती। और भाभी,
अब आपको अपनी जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमसे जितना बन पड़ेगा ना, हम आपके लिए और अपने इस प्यारे से भतीजे के लिए करेंगे। इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सच में बाबूजी, बिल्कुल सही परख की थी आपने भाभी की। भाभी हीरा है, हीरा। आपका अपना खून आपको अकेले छोड़ गया, लेकिन भाभी पराई होते हुए भी आज अपने से ज्यादा आपके लिए खड़ी है। हाँ बेटा, अब हमारी बारी है। अब हमें अपने फर्ज अदा करना है। समीर अपना फैसला सुनाकर नंदिनी और अपने परिवार को छोड़कर चला गया। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। जैसे जैसे यह बात धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों में फैलती रही, वैसे वैसे रिश्तेदार आते जाते रहे और नंदिनी को दिलासा देते गए। लेकिन धीरे धीरे सबका आना जाना भी कम हो गया। कुछ तो इस फैसले के लिए नंदिनी को ही दोषी मानते थे कि नंदिनी में ही कोई कमी होगी, इसीलिए समीर उसे छोड़कर चला गया या समीर उसके साथ रहना नहीं चाहता। इसी तरह धीरे धीरे पूरे 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन नंदिनी की बुआ सास नंदिनी और अपने भाई से मिलने आती है। हे भगवान, मेरी तकदीर खराब है। मैं अपनी तकदीर से लड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन इस मासूम से बच्चे, इसके साथ क्यों गलत हो रहा है। समीर ने मेरे बारे में ना सही, लेकिन एक बार अपने इस मासूम से बच्चे के बारे में तो सोचा होता। जब ये बड़ा होगा और ये मुझसे सवाल करेगा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। नंदिनी बिटिया, नंदिनी बिटिया। जी बाबूजी, अभी आई। अरे भैया, ये सब क्या हो गया। क्या कहूँ जया, मेरे पास तो जैसे अब शब्द ही नहीं है। प्रणाम बुआ जी। अरे हट बेशरम, आप काहे का आशीर्वाद लेने आई है। अरे भैया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इस गांव की लड़की को अपने घर की बहू मत बनाओ। देख लिया ना आपने परिणाम। अरे आज इस गांव की लड़की की वजह से ना हमारा भतीजा हमें छोड़ करके विदेश चला गया। फिर भी तो देखो इस बेशरम को ऊंची नाक करके मुझसे आशीर्वाद लेने आई है। अरे क्या करेगी तू आशीर्वाद लेकर। तुम जैसे अभागनों को अगर मैं आशीर्वाद दे भी दूं ना, तो ऊपर वाला वो आशीर्वाद कभी सफल नहीं करेगा। जया, ये क्या हो गया है तुझे? तू कैसी बात कर रही है? भैया, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। इसी निकम्मी लड़की की वजह से आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया। सारा इसी का दोष है, सब कुछ इसी वजह से हुआ है। नहीं जया नहीं, तुम नंदिनी को दोषी नहीं कह सकती। अरे इस बेचारी का इसमें क्या दोष है? जब मेरा ही बेटा नालायक निकला तो इसमें मैं अपनी मासूम सी बहू को क्यों दोषी बनाऊंगा। अरे जया देखो जरा, वो निकम्मा तो अपने बूढ़े बाप को छोड़कर चला गया, लेकिन यह बेटी, यह देखो अपने बाप की सेवा के लिए बाप के पास रह रही है। भैया, चाहे आप कितनी भी तसल्ली दे दो, अपने आप को चाहे बहलाने के लिए आप ये बात कह भी दो, लेकिन आप भी जानते हैं कि इसी लड़की की वजह से समीर घर छोड़कर गया है। अरे ये कैसी औरत है जो अपने पति को अपने पल्लू से बांध कर ना रख सकी। जया बस करो, अब बहुत बोल दिया तुमने। अरे इस लड़की की वजह से बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन गया, और तुझे शर्म नहीं आ रही है जो बूढ़े बाप का सहारा छीन लिया, फिर भी अभी तक यहाँ खड़ी है बेशर्म लड़की। जया, मैंने कहा बस करो। और समीर इसकी वजह से हमें छोड़कर नहीं गया है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए छोड़कर गया है। अरे भैया मेरी बात मानो, इस लड़की को ना इसके मायके भिजवा दो। देखना ये इस घर से चली जाएगी ना तो समीर इस घर में वापस आ जाएगा। जया तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? समीर अपने स्वार्थ के चलते हमें छोड़कर गया है। वह किसी और लड़की से प्रेम करता है और वहीं विदेश में वह अपना नया जीवन शुरू करना चाहता है। इसमें बेचारी नंदिनी का क्या दोष है? अगर दोष है तो मेरा है, क्योंकि मेरी ही वजह से समीर ने नंदिनी से शादी की थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि समीर के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है कि वह शादी के 2 साल के अंदर ही अपनी पत्नी को छोड़ने के बारे में सोच सकता है। अगर मुझे समीर ने कभी इस बारे में बताया होता ना, तो मैं कभी भी नंदिनी और समीर की शादी नहीं करवाता। भैया ये सब आगे पीछे की बात छोड़ो आप, और मेरी बात मानो, इस लड़की को इसके मायके भिजवा दो। वैसे भी आपके पास तो कोई काम है नहीं, आप इसे यहाँ कैसे बिठा कर पाल सकते हैं? इसके बच्चे का भी तो खर्चा होगा। जया, वो सिर्फ इसका बच्चा नहीं बल्कि मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा है वो। लेकिन दुर्भाग्यवश अब उस बच्चे का पिता इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे लिए अब समीर मर चुका है। मैं तो बहुत जल्दी उसकी 13वीं करवाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। भैया आपका दिमाग तो ठीक है ना? इस पराई लड़की की वजह से आप अपने सगे बेटे की 13वीं करवाना चाहते हैं? जया, अगर तेरी बात खत्म हो गई होगी ना तो तू जा सकती है। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, वो मेरा अपना सगा नहीं, वो जो भी था उससे अब मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। और नंदिनी इस घर की बहू नहीं बल्कि अब इस घर की बेटी है नंदिनी। और नंदिनी के पालन पोषण की चिंता अब मेरे कंधों पर है। भैया ना जाने इस जादूगरनी ने आपकी आंखों में ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो आप अपने ही बच्चे से। हाय राम, मैंने कहा जया तू चली जा। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बस आपको समझाने आई थी, आपको सही राह दिखाने आई थी। भैया याद रखना, चाहे जैसा भी हो बेटा वो आपका ही है और अपना खून अपना होता है। जया अब एक शब्द और नहीं, निकल जा मेरे घर से। तू भी उसी सपोले की जबान बोल रही है।
हाँ भैया जा रही हूँ, लेकिन देखिए बड़ा पछताइएगा आप बाद में, फिर कहिएगा मत कि आपकी बहन ने आपको समझाया नहीं। जया, मुझे कोई बात नहीं करनी है, तू निकल जा मेरे घर से। एक औरत होकर औरत की दुश्मन बनी बैठी है। अब मुझे समझ में आया कि तेरे बहू बेटे तुझसे अलग क्यों रहते हैं। तेरी ऐसी कड़वी जबान की वजह से बहू परेशान होकर अपनी गृहस्थी अलग कर ली होगी। भैया जा रही हूँ मैं, आप मेरे बहू बेटे की बात बीच में मत लाइए। लो कर लो बात, भलाई का तो जैसे जमाना ही ना रहा। बाबूजी सही तो कह रही थी बुआ, जैसे भी है वो आपके अपने खून है, आप उनकी पैरवी करने के बारे में सोचिएगा भी मत। नंदिनी, वो मेरा अपना नहीं, मेरा जो भी अपना था अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह मेरे लिए मरे के समान है। बाबूजी बुआ जी सच कह रही है, मुझे इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरी बेटी है और तू मेरी जिम्मेदारी है। देख बेटा, तुझे ना बहादुर बनना पड़ेगा, अरे इस समाज से लड़ने की ताकत लानी होगी तुझे, क्योंकि यह समाज तो जो मुंह में आएगा वह बकता है, लेकिन तुम्हें इतना बहादुर बनना पड़ेगा कि किसी की बकवास बातों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ भाभी, अरे इस दोगली दुनिया में ना कोई अपना नहीं है, लोग तो बस दूसरों के घर में आग लगाना चाहते हैं और अपना हाथ सेकना चाहते हैं। लेकिन दीदी ये घर कैसे चलेगा, अब बाबूजी की ऐसी उम्र नहीं कि वो बाहर जाकर काम कर सके। भाभी क्या आप काम करना चाहती हैं? हाँ दीदी, अगर कोई काम मिले तो पेट पालने के लिए मैं कर भी लूंगी। भाभी मेरे पहचान में एक स्कूल है जहाँ पर एक ऐसी मदर टीचर की आवश्यकता है जो छोटे बच्चों को अच्छे से संभाल सके, क्या तुम वहाँ जॉब करना चाहोगी? हाँ दीदी मैं जॉब कर लूंगी, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ और साथ ही साथ मैं अपने डुग्गू को भी वहाँ ले जाऊंगी, डुग्गू का भी समय अच्छा बीतेगा और मेरा भी मन लगा रहेगा बाकी बच्चों के साथ। अरे बेटा, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, इतना सब कुछ तो है हमारे पास। पापा आपके पास चाहे कितनी ही जमा पूंजी हो, लेकिन आप उस जमा पूंजी को लगातार निकाल कर खाते रहेंगे ना, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब वो जमा पूंजी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि भाभी को अपने पैर पर खड़ा होने दीजिए आप। हाँ ज्योति, तू ठीक ही कहती है। और बाबूजी वहाँ सैलरी भी अच्छी खासी है, 20,000 रुपए महीने, इतना तो एक घर चलाने के लिए पर्याप्त होता ही है। हाँ दीदी बस आप बता दीजिए कि मैं कब से ज्वाइन करूँ। भाभी मैं आपके फ्यूचर के बारे में सोचकर उस स्कूल से आपको जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं और वह इतनी अच्छी संस्था है कि धीरे धीरे आपका प्रमोशन भी होगा। स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपए है। मैं आज ही प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ। हाँ हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, बस आप मुझे फोन करके बताइए, आप जब बोलेंगे तब से मैं डुग्गू को लेकर वहाँ जाना शुरू कर दूंगी। ज्योति ने एक प्ले स्कूल में अपनी भाभी की जॉब लगवा दी थी। अब नंदिनी का पूरा समय अपने बेटे और बाकी बच्चों के साथ बहुत अच्छा बीतने लगा। वहाँ जॉब करते करते नंदिनी का समय कैसे बीतता है उसे कुछ मालूम ही नहीं चलता और वो अपने जीवन के दुखों के बारे में भी भूल जाती है। धीरे धीरे वहाँ जॉब करते करते नंदिनी को 5 साल हो जाते हैं और अब तो नंदिनी का प्रमोशन भी हो जाता है। अब नंदिनी की सैलरी सीधे 35,000 रुपए हो जाती है। देखिए ना जी, धीरे धीरे 5 साल कैसे बीत गए कुछ मालूम नहीं चला। भाभी को समाज के बहुत ताने सुनने को मिले, लेकिन भाभी ने कभी हार नहीं मानी। भैया का इन 5 सालों में कभी कोई मदद भी नहीं आया और भाभी ने अपने बलबूते पर पूरा घर संभाल लिया है। भाभी की हिम्मत देखकर मुझे यकीन हो गया है जी, एक औरत यदि कुछ करना चाहे ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक औरत सब कुछ कर सकती है, उसके अंदर बहुत साहस होता है, सिर्फ वो अपने साहस को पहचान सके इतना सामर्थ्य होना चाहिए उसमें। सच कहती हो ज्योति, मुझे भी यकीन नहीं होता कि समीर भैया के जाने के बाद भाभी ने डुग्गू को पाल पोस कर इतना बड़ा कर लिया। डुग्गू में कितने अच्छे संस्कार दिए भाभी ने और बाबूजी की भी कितनी सेवा करती हैं भाभी, और साथ में घर से बाहर निकलकर हजारों रुपए कमा कर भी लाती हैं और अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला रही है भाभी। अरे भाभी का फोन आया है, 1 मिनट। हेलो हाँ भाभी। दीदी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ भाभी कहो ना। दीदी आपके भैया का मैसेज आया है मुझे। क्या ये क्या बोल रही हो भाभी, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतने सालों बाद उन्हें आपकी याद कैसे आ गई, या फिर नई बीवी ने घर से निकाल दिया उन्हें? दीदी ऐसा ना कहो, चाहे जैसे भी हो है तो वो आपके भाई ना। क्या भाभी आज भी आपके दिल के किसी कोने में भैया है? ये बताइए क्या लिखा है उन्होंने मैसेज में? दीदी वह चाहते हैं कि बाबूजी यह मकान बेचकर उनके साथ विदेश चले जाएं। क्या बाबूजी यह मकान बेच दें? बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे और वो करना भी चाहे तो मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। भाभी आप जवाब दे दीजिए कि वह मकान बाबूजी के लिए सब कुछ है। बाबूजी वह मकान कभी नहीं बेचेंगे और भैया ने आप लोगों के बारे में एक बार सोचा भी है कि अगर वो मकान बिक गया तो आप और डिग्गू आप लोग कहाँ जाएंगे? भैया को एहसास भी है वो क्या बोल रहे हैं। और वैसे भी भाभी उस मकान में सिर्फ अकेले बाबूजी का अधिकार नहीं, अब आपका और डुग्गू का भी अधिकार है और मैं अपने भतीजे को बेघर नहीं होने दूंगी। भाभी मैं फोन रखती हूँ, वहीं आकर बात करती हूँ मैं। ठीक है दीदी। क्या समीर भैया ने मैसेज किया है? हाँ जी, उस लालची इंसान ने
सिर्फ अपने लालच के चलते फोन किया है। उन्हें भाभी या डुग्गू किसी की याद बात नहीं आई है। वह मकान बेचना चाहते हैं। चलिए ना भाभी से हम मिलकर बैठकर बात करते हैं। कहीं भाभी को बहला फुसला न ले, क्योंकि भाभी की बातों से मुझे लगा कि भैया आज भी उनके दिल के किसी कोने में है। अच्छा ठीक है ज्योति, चलो। देखिए बाबूजी, मुझे तो लगता है कि भैया के इरादे ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने जीते जी यह मकान भाभी जी और डुग्गू के नाम कर दीजिए, वरना कल को आपके नहीं रहने के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस मकान में तो समीर भैया का भी अधिकार है। डुग्गू जाओ बेटा, तुम जाकर बाहर खेलो। ठीक है दादाजी। हाँ बेटा, मुझे मालूम था आज नहीं कल ये बात जरूर होगी, इसीलिए तो मैंने यह मकान अपने पोते और बहू के नाम पर करवा दिया है। क्या ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये मकान आपने कब हमारे नाम करवा दिया? हाँ बेटा, सारी कागजी कार्रवाई हो ही गई है। बस एक दो दिन में वकील आकर तुम दोनों की साइन ले लेगा, फिर यह मकान कानूनन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे बाबूजी के बुढ़ापे का फायदा उठाकर नंदिनी ने यह मकान अपने नाम करवा लिया। नालायक, नीच, उसने मेरे बुढ़ापे का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने मुझे सहारा दिया है। अगर वो चाहती तो अपनी एक नई दुनिया बसा सकती थी, लेकिन नहीं, वह मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करी और यहाँ तक नौकरी करके उसने मुझे पाला पोसा। जो फर्ज एक बेटे का होना चाहिए वह फर्ज एक बहू ने निभाया है। और बेशर्म, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू दोबारा इस घर में आकर खड़ा हो गया? बाबूजी, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए यह मकान बेच देते हैं और आप मेरे साथ विदेश चलकर रहिए। अरे तू होता कौन है जो मैं तेरे साथ विदेश जाऊँ? तुझे नहीं मालूम मैंने अपने बेटे की 13वीं तो 5 साल पहले ही कर दी है। मेरा बेटा तो 5 साल पहले ही मर चुका है। तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। निकल जा मेरे घर से, वरना अभी पुलिस बुलाकर धक्के मार कर निकालूंगा तुझे इस घर से। तुझे अपना बेटा कहने में भी मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी शांति सुकून भरी जिंदगी में जहर मत घोलो। वैसे भी जिस दिन से बाबूजी ने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ा है ना, उसी दिन से मेरा और मेरे बेटे का भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रह गया। इसीलिए चले जाओ और दोबारा कभी लौट कर मत आना। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस तरह से बीच रास्ते में छोड़ दोगे मेरे दुधमुहे बेटे के साथ? तो मैं शौक से मर जाऊंगी या तुम्हारी तरह किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी में मजे करूंगी? मैं तुम्हारे जितनी बुज़दिल और कायर नहीं हूँ जो अपने पिता के फर्ज से मुंह मोड़कर अपनी नई जिंदगी में मजे करूं। मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया है, एक माँ होने का, एक बहू होने का, लेकिन तुमने कोई भी फर्ज नहीं निभाया। और मुझे मालूम है आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। मैंने आज तक तुम्हें कभी बुरा भला कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारी नीचता की हद देखकर छी। सच कहा बाबूजी ने। अरे तुम जैसा औलाद होने से तो अच्छा है कि एक स्त्री हमेशा बांझ रह जाए। अरे भाभी और बाबूजी ही नहीं बल्कि हम लोगों ने, हमारे सारे रिश्तेदारों ने भी तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ये सोचो कि अब इंडिया में तुम्हारा कोई नहीं रहता और दोबारा यहाँ लौटने की गलती मत करना। जब तुम्हें ठोकर लगेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपना देश और अपना परिवार क्या होता है। लेकिन तब तुम्हारे पास न रोने के लिए कोई कंधा होगा और न ही तुम्हारे पास अपना देश होगा। दोस्तों, क्या मैंने सही किया?